नाजरीन सलामुअलैकुम। असा टाइम्स के खास प्रोग्राम वर्ल्ड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ फैज़ आबदी। नाजरीन, आज 7 अक्टूबर है। आज ही के दिन फ़िलिस्तीन के हमास ने इजराइल पर ख़तरनाक हमला किया और आज ही के दिन इस जंग की शुरुआत हुई जो बहुत तेज़ी से आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह आज भी जनाब शौकत भारती साहब मौजूद हैं। तो जनाब शौकत भारती साहब से जानते हैं कि एक साल में क्या नतीजा निकला। तो शौकत भारती साहब, इजराइल लगातार फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया और इराक पर हमले करते जा रहा है, तो इजराइल को इसका नुकसान क्या क्या हो रहा है और क्या इससे होने वाला है आगे? देखिए, सबसे पहले ये देखना चाहिए कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद से जो एक साल का पीरियड है उसमें इजराइल को फ़ायदा हुआ या नुकसान। तो सबसे पहले तो ये है कि इंटरनेशनल लेवल पर जो सिंपैथी मिली थी 7 अक्टूबर के हमले से, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। नंबर 2, फाइनेंशियल हालात जो थे वो इजराइल के वो बद से बदतर हो गए और इजराइल के अंदर नेतन्याहू की इज्जत पूरी तरीके से ख़त्म हो गई और इजरायलियों को अपनी सरकार पर भरोसा ख़त्म हो गया। गज़ा और लेबनान पर इजराइल की बेतहाशा बमबारी और 60,000 से ज़्यादा इंसानों का कत्लेआम, 1 लाख से ज़्यादा लोगों को ज़ख्मी करने और पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर देने, हमास के लीडर इस्माइल हानिया को ईरान में कत्ल कर देने, लेबनान में हसन नसरुल्लाह को मार देने के बाद आज तक हमास के हमले न रुके, न हौती के हमले रुके और न ही हिजबुल्लाह के हमले रुक रहे हैं। आज भी रॉकेट, मिसाइल्स और ड्रोन के हमले जारी हैं। मरकावा टैंक का कब्रिस्तान लगातार बनाया जा चुका है। आयरन डोम का जनाजा निकल चुका है। अमेरिका का सबसे ज़्यादा एडवांस इंटरसेप्टर जो है, जो दुनिया का सबसे महंगा और सटीक रडार सिस्टम है, जिसकी कीमत $500 मिलियन है, ईरान के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस ने उसकी कमर तोड़ के रख दी, उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। और आपको पता है कि ये इजराइल की जो नवीनतम एयरबेस है, बहुत ही एडवांस जो और बहुत ही सेफेस्ट एयरबेस है, वहाँ पर लगाया गया था। इसको ईरान की मिसाइलों ने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया और वहाँ खड़े हुए 20 से ज़्यादा F-35 जो तैयारे थे, जो सबसे एडवांस थे, उनको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। इजराइल पर जगह जगह रॉकेट, मिसाइल्स और ड्रोन के हमले बंद नहीं हो रहे हैं, बल्कि आप देखिए कि वो बढ़ते चले जा रहे हैं। शौकत साहब, आपने बात की अभी ताज़ा हालात पे, तो एक सवाल ताज़ा हालात पे ये उठता है कि लगातार इजराइल की तरफ से बयान आ रहा है कि हमला करने वाले हैं, तो उसकी क्या स्थिति है अभी, क्या हालात है उसकी? ईरान पर जो हमला, जी, ईरान पर। देखिए, ईरान पर हमला करने के लिए जैसा कि मैंने कल भी बताया कि सेंटकॉम से अमेरिका का जनरल आ चुका है और बाकायदा तौर के ऊपर तैयारी भी हो रही है और उसके अलावा अपने एयर बेसेस को बंद कर दिया है और बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है। लेकिन उसके बाद इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, क्योंकि इन्होंने टारगेट भी सिलेक्ट कर लिया था और लेकिन जब इनको ये पता चल रहा है कि उधर से जो रिटेलिएशन होगा, फ़र्ज़ कीजिए कि किसी टारगेट के ऊपर इन्होंने हमला कर दिया, तो उसके बाद ईरान ने कहा है कि हमारे पास 2000 मिसाइल्स जो हैं वो तैयार हैं और हम इनके चप्पे चप्पे के ऊपर अटैक करेंगे। तो एक तो ये हो गया। दूसरे जो कल की मैंने बताया था कि लेटेस्ट रिपोर्ट ये है कि ईरान ने जो है अपने एटम बॉम्ब को टेस्ट कर लिया। हालांकि अभी उन्होंने ईरान ने इसे कंफर्म नहीं किया
और ईरान इसको कंफर्म भी नहीं करेगा। वजह क्या है कि जब उसको ईरान ने छुपा के टेस्ट किया है, ज़मीन के अंदर टेस्ट किया है, तो उसको बताएगा क्यों। लेकिन जो अमेरिका के और दीगर अखबार लिख रहे हैं कि जिस तरह से जलजला आया है, तो अगर जलजला होता तो उसकी शॉक वेव्स जो हैं, आफ्टर इफेक्ट जो है वो चलता रहता, लेकिन वो नहीं हुआ है। तो सबको ये पता है कि ये वहाँ के ऊपर, तो अगर ईरान ने अपना एटम बॉम्ब टेस्ट कर लिया है तो ये इनके लिए और ख़तरनाक है। दूसरे ईरान के क्या नाम है जनरल का ये कहना कि हमने इजराइलियों का कब्रिस्तान तैयार कर दिया, उनकी कब्रें हमने तैयार कर दी हैं, अटैक तो तुम करो, हमारी टेबल्स के ऊपर क्या क्या है ये तुमको पता चल जाएगा। तो ये जो सारी बातें हैं, इनको क्या नाम है देखने के बाद जो है ऐसा लगता है कि बहुत कशमकश में है अमेरिका, चूंकि बगैर अमेरिका की कंसर्न के ये अटैक हो नहीं सकता। तो अमेरिका अभी उसको ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहा है, और उसके बाद वो सोच रहा है कि अगर अटैक करवा देंगे तो इसका जो रिएक्शन होगा उसको हम झेल पाएंगे या नहीं झेल पाएंगे। वो बहुत ही खराब हालात पैदा हो जाएंगे, और हो सकता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो उसके अंदर भी ईरान जो है जब जंग बढ़ेगी तो उसको रोक सकता है। शौकत साहब, बात हो रही है स्टेट ऑफ हुर्मुज़ की। जी जी। तो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ अगर ईरान बंद करता है तो इससे दुनिया क्या तकलीफें झेलेगी और क्या असर इसका होगा? देखिए, ये एक ऐसा चोक पॉइंट है जहाँ से दुनिया का, वर्ल्ड का 20% तेल जाता है, ठीक है। और ये है कहाँ पर? ये ईरान में तो है, लेकिन ये इसके चारों तरफ कतर है, क्या नाम है आपका, सऊदी अरेबिया है, बहरीन, तो जो कुछ जाता है वो इधर से ही जाता है। और हमारा जो मुल्क है हिंदुस्तान, इसका 85% तेल जो है, तेल और गैस की जो आपूर्ति कहाँ से होती है? स्टेट ऑफ हॉर्मुज़। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से होती है। अगर जंग बढ़ती है और ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को रोक दिया, ठीक है, वो बहुत छोटी सी जगह है, वहाँ पर किसी एक जहाज को भी अगर ईरान ने सिंक कर दिया, डुबो दिया, तो रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। जब रास्ता ब्लॉक हो जाएगा तो पूरी दुनिया के अंदर एनर्जी क्राइसिस बढ़ जाएंगी। और एनर्जी क्राइसिस ही नहीं बढ़ेंगी, बल्कि जो लोग उस रास्ते से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे थे उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। रेड सी के ऊपर ऑलरेडी हौती ने उधर से निकलने के लिए सारी रोक लगा रखी है। तो क्या होगा? त्राही त्राही मच जाएगी। क्या होगा फिर? उसके वजह से जब तेल महंगा होगा तो हर चीजों की कीमत बढ़ जाएगी। कोई रास्ता नहीं है इसमें। ये कैसा रास्ता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ कि ये मतलब एक ऐसी जगह के ऊपर है जिसको बदलना जो है वो नामुमकिन है। रेड सी का रास्ता बदलकर घूम कर आए, उनका खर्च तो आ रहा था, लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को चेंज करना जो है वो मजाक नहीं है। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है, वहाँ के ऊपर ईरान की इतनी बड़ी प्रैक्टिस है कि वहाँ से जो है उनकी आर्मी वहाँ से किसी को कुछ गुजरने नहीं देगी। तो ये भी दुनिया प्रेशर एक बिल्टअप कर रही है कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो गया, जंग आगे बढ़ी, तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे। यही वजह है कि इस वक्त नाटो के जो मुल्क हैं उनके अंदर भी काफ़ी फ्रैक्शन पैदा हो रहा है कि भाई किसी तरह से जंग को रोका जाए। अब वहां पर भी ये हो रहा है कि साहब कि अमेरिका के चक्कर में कहीं हम और बड़े नुकसान के अंदर, या इजराइल के चक्कर में हम और ज्यादा नुकसान न उठा सके। इसी वजह से फ्रांस के साथ जो है इनका क्लैश बढ़ रहा है। नाटो के जो मुल्क हैं उनके साथ भी क्लैश बढ़ रहा है। अभी आपने बताया कि नाटो देश और फ्रांस के साथ क्लैश बढ़ रहा है, तो फ्रांस तो अमेरिका के बहुत ज्यादा करीबी मुल्कों में से एक है और साथ देता है, तो कैसा क्लैश बढ़ रहा है, क्या हो रहा है? फ्रांस से न्यूज क्या आ रही है? देखिए, फ्रांस नाटो का एक पावरफुल मुल्क है, और फ्रांस ही वो है कि जिसने लेबनान और सीरिया को अलग अलग बांटा, और फ्रांस का बहुत बड़ा स्टेक जो है वो क्या नाम है लेबनान के साथ में है। और फ्रांस पूरी कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से हिजबुल्लाह वाली वार न बढ़े, 21 दिन का पीस हो जाए, और उसके बाद गजा के अंदर जंग रुकवाने के बाद इस मामले को हल कर दिया जाए। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू नहीं माना, उसने हसन नसरुल्लाह को मार दिया,
और बैरूत के ऊपर अटैक कर दिया, उसके रेगुलर अटैक हो रहे हैं। तो ये देखकर फ्रांस ने, मैक्रोन ने क्या किया कि उसका क्या नाम है, उसको जो असलहा देना था उसको बंद कर दिया। अब जाहिर सी बातचीत है, जैसे ही असलहा देना बंद करने की बातचीत की, वैसे ही बेंजामिन नेतन्याहू जो है उससे नाराज हो गया और कहने लगा शेम ऑन यू। तो इस तरह की बातें की। और इतना ही नहीं, जो इनकी एक कंपनी थी जो क्या नाम है, लेबनान के अंदर जो जो गैस जहां से प्रोड्यूस हो रही थी और जहां से गैस जा रही थी, उसके ऊपर कल बेंजामिन नेतन्याहू ने अटैक कर दिया। और इसकी वजह से जब मामलात बढ़े तो तैयब अर्दगान ने भी ये बयान दिया, वो भी नाटो का है, उसने कहा कि ये जो जेनोसाइड कर रहा है अब इसको सजा देनी चाहिए। तो इस वक्त जो है माइक्रोन के बीच के अंदर और चूंकि और क्या नाम है, बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में क्लैश बढ़ रहा है। अब दुनिया देख रही है कि हम अगर इजराइल के लिए जंग के आगे जा रहे हैं तो हमारे यहाँ की जो सरकार है, हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ जो प्रोटेस्ट हो रहा है, वो उसके अंदर कहीं ऐसा ना हो कि हमारी सरकार के लिए खतरा हो जाए। इवन ब्रिटेन ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि इस जंग में ज्यादा आगे बढ़ना ठीक नहीं है। तो अगर देखा जाए तो नेटो के जो लोग हैं, यानी टर्की भी और फ्रांस भी, वो समझ रहे हैं कि जंग अगर बढ़ी ईरान के साथ, वो जान रहे थे कि अभी तक तो हमास से जंग हो रही थी, अभी तक तो हौती के कुछ मिसाइल्स आगे फायर हो रहे थे या हिजबुल्लाह के साथ हो रहे थे। ईरान के साथ अगर जंग होगी तो उसमें जाहिर सी बातचीत है, उसमें रशिया भी इन्वॉल्व होगा, उसमें सीरिया भी इन्वॉल्व होगा, और वो जंग इतनी लंबी खिंचेगी। जब एक गजा के लोगों वाली जंग जो है 1 साल से ज्यादा हो गए हैं, और लोग ये भी देख रहे हैं कि इनकी इकोनॉमी जो है चरमरा कर बैठ रही है, और इतनी ज्यादा बैठ गई है कि अब इजराइल को जो वर्ल्ड बैंक वगैरह है उसने इनको पैसा देने से इनकार कर दिया है, और वहां के ऊपर 60,000 से ज्यादा जो फैक्ट्रीज थी वो पूरी तरीके से बंद हो चुकी हैं, लोग वहां से भाग रहे हैं। तो ऐसी पोजीशन में जब जंग आगे बढ़ेगी तो उसका खामियाजा, उसका नुकसान नेटो को भी उठाना पड़ेगा। हिंदुस्तान में इसका असर क्या होगा, किस तरीके का नुकसान होगा हिंदुस्तान का, जिस तरीके अभी कोई स्टैंड इंडिया का नहीं लिया है, तो इसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए, जो हिंदुस्तान के अंदर जो एम्बेसडर हैं ईरान के या लेबनान के, उन दोनों का इंटरव्यू, एक का मैंने एक चैनल पर देखा, दूसरा मैंने ANI पर देखा। उन दोनों ने, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को होगा, मैंने बताया ना 85% ऑयल एंड गैस जो है वो क्या हो रहा है, वहां से स्टेट ऑफ हॉर्मज से आ रहा है। इस जंग के बाद वो रुक जाएगा। हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर भी हैं इंडिया, और इंपोर्ट भी। तो हमको जब रास्ता बढ़ जाएगा तो फिर हमको फिर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के रास्ता बंद हो जाएगा तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जब ये प्रॉब्लम आएगी, वैसे ही महंगाई की मार अभी हम झेल रहे हैं। जब पेट्रोल की कीमत आसमान के ऊपर पहुंच जाएगी तो उसका क्या होगा, उसका जो है असर जो है सीधा सीधा हम हिंदुस्तानियों को पर पड़ेगा। ये जो गोदी मीडिया के बदतमीज चैनल जो हैं, ये जो बक कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि बस ये इनका बस नहीं चलता कि इजराइल को अभी जिता के मेडल दे दें और पूरा खत्म कर दें, ये नहीं समझ रहे हैं। ये सब देश के माथे पर कलंक का टीका है। ये जंग जो है कहां पहुंच जाएगी, यही वजह है कि उस इंटरव्यू में ईरान ने भी हिंदुस्तान से कहा, बिल्कुल, और एम्बेसडर ने भी आज इंटरव्यू देने के बाद, ANI लोग गए थे, कि हिंदुस्तान से कहा है कि भाई आप इसको जंग को रुकवाइए, आपके रिलेशन जो है इजराइल से बहुत अच्छे हैं, वरना इसका अगर ये बढ़ गई तो इसका सिर्फ हमको ही नहीं पूरी दुनिया को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और आपको भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यानी ईरान के एम्बेसडर ने भी किससे कहा, हिंदुस्तान से इस बात तो कहा, और आज मैंने देखा लेबनान के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने भी हिंदुस्तान को कहा, क्योंकि इसका डायरेक्ट असर जो है हम पर पड़ेगा। बिल्कुल। ये जो गोदी मीडिया जो है उनके स्पोक पर्सन इजराइल के बनकर, बेंजामिन नेतन्याहू के सेक्रेटरी बनकर ये लोग जो बात कर रहे हैं, इनको समझना चाहिए कि ये जो कर रहे हैं इसका असर जो है वो हमारे मुल्क पर कितना खराब पड़ेगा। साहब, एक सवाल यहाँ पे एक बार फिर वहीं से आता है कि 56 मुल्क जो मुसलमानों के रहनुमा है वो क्या कर रहे हैं इस वक्त, कहाँ है? वो जो पहले कर रहे थे वही
आज कर रहे हैं। और अफसोस तो इस बात का है कि फ्रांस ने असलहा देने की बात बंद कर दी, लेकिन इन अरब कंट्रीज ने अपने रिलेशन नहीं खत्म किए। ठीक है, सऊदी अरबिया का बयान नहीं आया, यूएई का बयान नहीं आया कि हमारे यहां से, या मिस्र का बयान नहीं आया, या जॉर्डन का बयान नहीं आया। नहीं, ये कब मना क्या किया? उनका बयान कहाँ आया कि हम अपने यहाँ के रास्ते से इजराइल को सप्लाई नहीं देंगे? वो तो जा रहा है अभी। उनका बयान ये था कि हमने अपने मुल्क को जंग का मैदान बनने नहीं देंगे। जंग का मैदान एक अलग सी बातचीत है। सवाल ये पैदा होता है, पूरी सप्लाई चेन तो यहीं से चल रही है। सऊदी अरब, जॉर्डन, आपका क्या कहते हैं, मिस्र, यूएई, इधर से तो सारी सप्लाई लाइन। तो एक तरफ फ्रांस जो है वो बंद करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी ना इन्होंने अपनी एम्बेसी बंद की। ठीक है, हाँ, इन्होंने एक बात जरूर कही है कि अगर ईरान के साथ जंग बढ़ेगी तो हम अपने जो अड्डे हैं उसको इस्तेमाल नहीं करने देंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे। लेकिन मैं पूछ रहा हूं, ये सप्लाई लाइन जो है वो कैसे चल रही है? जबकि बेंजामिन नेतन्याहू ने जो यूनाइटेड नेशन में 2 मैप दिखाए थे, उस मैप में अपने साथियों में जो नाम लिखा था वो यूएई का भी नाम था और सऊदी अरेबिया का नाम था। उस पर भी बयान नहीं दिया आज तक यूएई या सऊदी अरेबिया ने कि ये हमारा नाम जो दे रहे हो, हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, हम मजलूम फिलिस्तीनियों के साथ हैं। ये भी वो नहीं कर सके। बहरहाल आज भी बाकायदा तौर के ऊपर हैफा के ऊपर रॉकेट हिजबुल्लाह के गिर रहे हैं, बैरूत के ऊपर इजराइल लगातार बम्बार्डमेंट कर रहा है, किरियात शमुना के ऊपर हमला हो रहा है, सफेद के ऊपर हमला हो रहा है हिजबुल्लाह का। उधर आज के दिन गजा ने 7 अक्टूबर के दिन आज गजा ने इजराइल के ऊपर इतने मिसाइल्स मारे हैं, आज मारे हैं, जिसमें कहा था कि हमने हमास को खत्म कर दिया। आज 7 अक्टूबर के दिन उन्होंने ऐसे मिसाइल्स मारे हैं जो आकर कहां गिरे हैं? तेल अवीव में गिरे हैं। तो जंग चल रही है। ये जंग 2 महीने अगर आगे बढ़ गई तो जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं, र्यूटर जैसे अखबार लिख रहे हैं कि यानी दाने दाने को इजराइल मोहताज हो जाएगा, उसकी इकोनॉमी चरमरा के बैठ जाएगी, इसलिए लोग वहां से भाग रहे हैं। अब प्रेशर बिल्टअप कर रहे हैं, जो कर्ज जो है, जो पैसे के मामलात हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ ये जो अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं, तो ईरान के जो क्या नाम है पायलट्स हैं वो बाकायदा तौर के ऊपर वो रशिया के अंदर Su-35 जो डिमांड कर रहे हैं उसको उड़ाने की वहां ट्रेनिंग कर रहे हैं कि अगर जंग आगे बढ़ेगी, क्योंकि वो ईरान जो है एयर पावर में कमजोर है, तो वो Su-35 काफी दिनों से मांग रहा था रशिया से। अब वो रशिया उसको देने के लिए तैयार हो गया है। और ईरान के जो क्या नाम है आपके पायलट्स हैं वो इस वक्त रशिया के अंदर Su-35 की ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो बहरहाल यमन भी पूरी तरीके से तैयारी कर रहा है। ठीक है, यमन के ऊपर भी अटैक हो रहे हैं। हिजबुल्लाह आज तक उनको घुसने नहीं दे रही है ग्राउंड ऑपरेशन। ये झूठ बोलते हैं कि चलेगा, जब भी ये ग्राउंड में दाखिल होने की कोशिश करते हैं और हिजबुल्लाह इनके ऊपर अटैक करता है और इनको मारता है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? बम्बार्डमेंट कर रहे हैं पूरा। जिस तरह से गजा को इन्होंने बर्बाद किया है उस तरीके से ये लेबनान को बर्बाद करने के लिए लगे हुए हैं। आज तक ग्राउंड के अंदर गजा में भी ये सक्सेस नहीं हुए, ना ये क्या नाम है लेबनान के अंदर सक्सेस हुआ। सिर्फ ये क्या करते हैं, इनके फाइटर्स जाते हैं, क्योंकि भाई इनके पास जो है F-35 जैसे फाइटर जेट्स हैं, वहां से बॉम्ब गिराकर वापस चले जाते हैं। तो ये पूरी दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन अगर ये ऐसा ही करते रहे तो इनकी इकोनॉमी जो है वो चरमरा कर बैठ जाएगी, क्योंकि जो इनका जो डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम हो या एरो 3 हो या एरो 2 हो या जितने भी सिस्टम, अभी आपको बताया कि मैं इतना महंगा जो इन्होंने अमेरिका से इंटरसेप्टर लिया था वो भी डिस्ट्रॉय हो गया है। तो अगर 2000 मिसाइल्स ईरान की आकर गिरेंगी तो फिर उसका नतीजा बद से बदतर होगा। बहरहाल जंग इस वक्त भी ना हमास की तरफ से रुकी है, ना हिजबुल्लाह की तरफ से रुकी है, ना हौती की तरफ से रुकी है, ना इस्लामिक रेजिस्टेंस ऑफ इराक की तरफ से। इस्लामिक रेजिस्टेंस ऑफ इराक तो बार बार टारगेट बना रही है इलाद को। हैफा खाली हो रहा है,
बिल्कुल। नॉर्थ इजराइल तो छोड़ दीजिए, हैफा अब खाली हो रहा है, इतने ज्यादा अटैक्स हो रहे हैं और अंदर ही अंदर जो है वहां की पब्लिक बहुत परेशान है। आज भी प्रोटेस्ट हुआ कि 1 साल से ज्यादा हो गया तुम हमारे कैप्टिव्स नहीं छुड़ा के ला रहे हो, और तेल अवीव के अंदर आकर उसके क्या नाम है, यानी गजा के मिसाइल्स तेल अवीव में आज भी गिर रहे हैं। तो ये 1 साल का पूरा एनालिसिस है जो अभी हमने आपके सामने रखा। शौकत साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमको साल भर के जंग की जानकारी देने के लिए। तो ये थे जनाब शौकत भारती साहब, जो मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट हैं, जिनके पास सारी जानकारी रहती है और ताज़ा जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज असर टाइम्स ऑफिशियल को लाइक करें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।